नमल। जितनी सफाई करनी थी कर ली। अब मैं वो करूँगी अब्बा जो कल की निकम्मी, सुस्त और लापरवाह यानी आम लड़कियाँ बिल्कुल नहीं करती। और वो क्या है? मुस्कुराहट दबाकर पूछा। मैं आम लड़की नहीं हूँ, ये तो आप जानते हैं, इसलिए मैं अब डाइट गर्ल बन रही हूँ अब्बा। डू इट योरसेल्फ। आम लड़कियों को पक्की पकाई खाने की आदत होती है, निकम्मी ना हो तो। मेरी जैसी हर चीज़ खुद नहीं करती। वो घर डेकोरेट करने के लिए इंटीरियर डेकोरेटर नहीं हायर करती, घर पेंट करने के लिए मिस्त्री मजदूर नहीं बुलवाती, दीवारों पे फ्रेम्स ठोकने के लिए या पर्दों की रीलिंग लगाने के लिए लंबे भाइयों या मुलाजमों की मिन्नतें नहीं करती। मुझे किसी मिस्त्री, मजदूर, तरखान, पर्दों वाले, पेंट वाले की ज़रूरत नहीं है। मैं अब ये सारे काम खुद कर सकती हूँ, सिर्फ चंद दिन की मेहनत से अब्बा। हम लड़कियाँ अपने घरों को इतना खूबसूरत और इतना आरामदेह बना सकती हैं जितने अमीर लोगों के ऊंचे ऊंचे कसर भी नहीं होते। मैं समझती थी बड़े घर खूबसूरत होते हैं, मगर नहीं अब्बा, खूबसूरत घर ही खूबसूरत होते हैं, फिर वो बड़े हों या छोटे। मगर ये आम लड़कियाँ इनको नहीं खूबसूरत बना सकती, सिर्फ मेरे जैसी ख़ास लड़कियाँ ये कर सकती हैं। वो एक अज़म से कह रही थी। अब्बा ने कदरे हैरत से उसे देखा। तुम्हारा मतलब है अब तुम दीवारों पे ऊपर चढ़ के खुद कील ठोकती फिरोगी? हरगिज़ नहीं, ऐसे तो चोट लग जाएगी। उन्हें बात पसंद नहीं आई थी। देखा, उन्होंने चुटकी बजाई। ये आप मर्द ही होते हैं जो हम लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देते। मर्दों की शाना बिशाना चलने का मतलब 10 मर्दों में बैठ के मर्दों की तरह कहके लगाना और रात देर तक बाहर घूमना नहीं होता, बल्कि मर्दों जैसे काम खुद करना होता है, दूसरों की मोहताजी से बचना होता है। आज से मैं अब्बा अपने सारे घर के कोनों को रीमॉडल करने जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। फिर चेहरे के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर आवाज़ लगाई। नुसरत बहन, आप भी नहीं। हाँ हाँ, तुझे मैं करने देती हूँ अपने घर का बेड़ा गर्क। वो जवाब वहीं से हो रही थी। उन्होंने अफसोस से अब्बा को देखा। पता नहीं जब ये नर्स थी तो मुझ जैसे कितने बच्चे अपने असली माँ बाप से जुदा किए थे। बड़े मूड में हो आज? जुमर बाहर आई तो मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोली। कोट पहने, बाल बनाए, वो कचहरी के लिए निकल रही थी। हाथ की अंगूठी और नाक की लौंग जगमगा रही थी। हना ने मुस्कुरा कर शाने उचकाए। मेरी ज़िंदगी के सारे मसले हल हो चुके हैं और अब मेरी ज़िंदगी में मज़ीद कोई मसला नहीं है, इसलिए मैं खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस करने लगी हूँ। उसका चेहरा दमक रहा था और वो खिली खिली ताज़ा दम लग रही थी। कहकर वो मुड़ के फिर से दीवारों को देखने लगी और चूंकि सोच भी रही थी तो आदतन नाखून चबाने लगी। ख़ास लड़की, पहले अपनी इस आदत को तो बदलो। सुमर ने उसके सर पे हल्की सी चमाट लगाई तो वो चौंकी। जल्दी से नाखून दांतों से निकाले। तुम्हें अंदाज़ा है तुम बच्चे मुंह में हाथ डालकर खड़े कितने बुरे लगते हो, और नाखून चाहिए खा रही हो या दांतों से कुतर के फेंक रही हो, ये तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है और उसको यूं चीरने की इजाज़त अल्लाह ने तुम्हें नहीं दी। सवाल होगा इसके बारे में भी। अपनी इस आदत को तुम्हें खुद ख़त्म करना होगा। कम अज़ कम इतनी कमज़ोर नहीं हो तुम कि अपने दांतों से हार मान जाओ। नाखून कुतरने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें इस बात से डरना चाहिए कि कहीं हम नाखून खाने वालों को अल्लाह मुर्दा इंसानों का गोश्त खाने वालों के साथ ही ना खड़ा कर दे क़यामत के दिन, क्योंकि बात तो एक ही है ना। अच्छा अच्छा, नहीं खाती। उसने तो घबरा के हाथ कमर के पीछे बांध लिए। डोरबेल बजी तो जुमर बाहर की तरफ बढ़ गई। हुनैन। जुमर वापस आई तो उसका चेहरा संजीदा सा था। हना ने चौंक के उसे देखा। कौन है? हुनैन, मेरी बात गौर से सुनो। वो संजीदगी से ठहर ठहर के बोल रही थी। अगर मैं ये ना करती तो हाशिम कर देता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही कर दूं। बाहर कौन है? हन्ना का माथा टटका। वो जो भी है और उसके पास जो कुछ भी है, अगर तुम चाहो तो हम इसको रोक सकते हैं, तुम्हें मुल्क से बाहर भिजवा देंगे, लेकिन अगर तुम इसे वसूल करना चाहो तो। जुमर की आवाज़ पस मंज़र में चली गई। हुनैन बिल्कुल सुन सी खड़ी रह गई। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में उसको मालूम हो गया था कि बाहर कौन था। वो दरवाजे की जानिब बढ़ी। हुनैन, मुझे नहीं पता था, वो आज ही आ जाएगा, पहले सोच लो। जुमर फिक्रमंदी से कह रही थी, मगर हुनैन के कान, आंखें सब बंद हो चुका था। वो हवा में कदम रख रही थी, बादलों पे चल रही थी। उसने दरवाज़ा खोला। फौरज खाली था। वो गेट तक आई और छोटा दरवाज़ा खोल दिया। सामने कोर्ट का मुलाजिम खड़ा था। हुनैन यूसुफ खान आप हैं? उसने नाम पढ़कर दोहराया। हुनैन ने बिना पलक झपके सर अस्पात में हिलाया। उसका बदन धीरे धीरे कांपने लगा था।
ملازم نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ یو آر بینگ سروڈ۔ حنین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کاغذ تھاما اور پھر قلم سے اس جگہ دستخط کرنے لگی جہاں وہ کہہ رہا تھا، آپ کو اس درج کی گئی تاریخ کو کورٹ میں پیش ہونا ہے، آپ کو بطور گواہ طلب کیا گیا ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور حنین اس کاغذ کو پڑھ رہی تھی۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ ماضی کو دفن کر کے شہد کی مکھی نے راستہ بھی بدل لیا تھا۔ رنگوں اور خوشبوؤں سے بھرے راستے اپنی زندگی کو سجانے میں بھی لگی تھی۔ دل کو شفا بھی مل رہی تھی۔ لیکن آج معلوم ہوا تھا کہ ہاشم اور حنین کی کہانی ابھی باقی تھی۔ دھوپ میں کھڑی لڑکی نے حکم نامہ پکڑے ہوئے آنکھیں قرب سے بند کر لیں۔ آخر کب ختم ہوگی ان بے لذت غلطیوں کی داستان؟ گولف کلب کے سرسبز میدان دور تک پھیلے نظر آتے تھے۔ اندرونی سٹنگ ایریا میں رکھی کرسیوں پہ بیٹھی خواتین بے فکری سے باتیں کرتی نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک جواہرات کاردار بھی تھی جو بظاہر مسکراتی مسلسل بولتی خواتین کو سن رہی تھی اور اضطراب سے گلے کا لاکٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ قریب میں 2 مستعد گارڈز ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ایسے جواہرات، یہ تمہارے عمر تو نہیں تھی ریٹائرمنٹ کی، اب تو تم کسی ایگزیکٹو گیدرنگ میں بھی نظر نہیں آتی، ایک بھورے سنہری بالوں والی عورت شکوہ کر رہی تھی۔ اور یہ پیرانویا، دوسری ناک سکیڑ کر گارڈ کی طرف اشارہ کیا، تمہیں ہر وقت ان کی موجودگی سے الجھن نہیں ہوتی؟ جتنا اعلیٰ خاندان اتنے ہی سیکیورٹی تھریٹس۔ جواہرات نے بظاہر بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہاں، مگر لوکیشن کو گارڈ کرنا زیادہ بہتر ہے پرسن کو گارڈ کرنے سے۔ ان کو سارا ایریا کور کرنا چاہیے، نہ کہ تمہارے سر پہ کھڑے ہو کے ہماری باتیں سننی چاہیے۔ ایک ذرا ہنس کر طنز سے بولی۔ جواہرات نے بہت سے کڑوے گھونٹ مسکرا کر اندر اتارے۔ ان کو ہوشیار رہنا پڑتا ہے آئلہ، کہ کہیں کوئی فرسٹریٹڈ سوشلائٹ اپنے بوٹاکس گون رونگ کا غصہ میرے کھانے میں زہر ملا کر نہ اتارے، یا کوئی دوسری خاتون کا چہرہ دکھا۔ زیادہ فرسٹریٹڈ ایجنگ عورت اپنے شوہر کے اس کی فائنینشیل ایڈوائزر سے چلتے افیئر سے تنگ آ کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ پیرانویا، اوہو، سیکیورٹی تھریٹ۔ مسکرا کے اس نے گلاس اٹھایا اور چیئرز کے انداز میں اوپر لہرایا، مگر دونوں متعلقہ خواتین کے چہرے سیاہ پڑ چکے تھے۔ کوئی گلاس نہ ٹکرایا تو وہ مسکرا کے اپنے مشروب کے گھونٹ بھرنے لگی۔ اس کا انداز بھی جلا کٹا تھا۔ اس نے دور قصر کاردار میں ہاشم اپنی اسٹڈی میں بیٹھا تھا، گھر کے کپڑوں میں ملبوس، شرٹ کی آستین اوپر چڑھائے وہ گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ 2 انگلیوں کے درمیان سگریٹ دبا تھا جسے وہ ہولے ہولے ایش ٹرے پہ جھٹک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اداس تھیں اور جیسے دور کہیں قید ہو چکی تھیں۔ چہرے پہ عجیب مردنی چھائی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ دن کے باوجود اتنا اندھیرا تھا کہ اسے چند لمحے لگے ہاشم کو دیکھنے میں، پھر وہ کھنگارا، سر، اس کا موبائل واپس رکھ دیا؟ وہ بھاری کھوئی سی آواز میں بولا تھا۔ اس کے چہرے کے سامنے دھوئیں کے مرغولے رقص کرتے اڑ رہے تھے۔ جی سر، کیا فارس غازی کا نام جنوری اور فروری میں سری لنکا کا سفر کرنے والوں کے نام میں شامل ہے؟ نہیں سر، اس کی سفری دستاویزات کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ اس کا چہرہ تو ہے نا، اس کی تصویر سے چیک کرو۔ وہ اب ایش ٹرے پہ سگریٹ جھٹکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ کولمبو گیا تھا۔ کولمبو جانے والے ہر پاکستانی کی سفری دستاویزات سے اس کا چہرہ میچ کرو۔ ہمارے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے کانٹیکٹس تمہاری مدد کریں گے۔ اگر اس کا چہرہ کہیں نظر آتا ہے تو دیکھنا۔ اس نے سرخ پڑتی متورم سی آنکھیں اوپر اٹھائیں کہ اس کے ساتھ ہارون عبید کا کوئی ملازم تو نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص جس کا تعلق ہارون یا ابدار سے ہو۔ مجھے ایک بات معلوم کر کے دو خبر۔ رئیس سر، اس نے دھیرے سے تصحیح کی۔ ہاشم نے نہیں سنا۔ وہ اب اسی منہمک انداز میں سگریٹ جھٹک رہا تھا۔ راکھ ایش ٹرے میں بھرتی جا رہی تھی، یا شاید یہ اس کی سانسیں تھیں جو راکھ میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ فوڈلی ایور آفٹر کی بالائی منزل کی شیشے کی دیوار سارے زمانے کی روشنی اندر لے آئی تھی۔ ہال کمرہ پورا منور سا تھا۔ ایک طرف ایک چینی نقوش کی حامل درمیانی عمر کی چینی عورت بیٹھی ایک کمپیوٹر اور ٹیبلٹ سامنے رکھے کام کر رہی تھی۔ اس کے سر پہ کھڑا سادی بار بار اس کو انگریزی میں لقمے دے رہا تھا۔ نہیں، یوں نہیں، کمان کی طرح آئی بروز بناؤ، ہاں اس طرح، اور ناک ذرا دفعتاً اس نے سر اٹھا کے سامنے کرسی پہ آمنے سامنے بیٹھے فارس اور احمر کو دیکھا جو کافی پیتے نظر آ رہے تھے، اور احمر کو مخاطب کیا۔ اس کو اردو نہیں سمجھ آتی؟ بالکل بھی نہیں، اس نے گویا تسلی کروائی۔
सादी सर हिला के उसकी स्क्रीन को देखने लगा। वो बावजूद कोशिश के जॉब पे दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा रहा था। 2 दफ़ा ज्वाइनिंग करवा के उसे घर वापस भेज दिया गया था, सरकारी रुकावटों का बहाना। इधर अहमद सफ़ेद टी शर्ट पहने, सर पे उल्टी कैप रखे आम दिनों से मुख्तलिफ लग रहा था। फारिस ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए बगौर उसे देखा। तुम्हारी मालकिन तुम्हें इस हुलिये में बर्दाश्त कर लेती है और उनको तुम्हें यूं देख के फ्लू नहीं होता? मुस्कुराहट दबाए कहता सादी फारिस के साथ कुर्सी खींच के बैठा। अब वो दोनों साथ थे और अहमद उनके मुकाबिल चीनी औरत लाताल्लुक़ से अपना काम कर रही थी। अहमद कंगारा मग नीचे रखा। हाशिम साहब ने मुझे मेरी खिदमत को सराहते हुए फ़ैसला किया है कि मैं उनके लिए ज़ाहिर है इतना काम कर चुका हूँ, तो अब मुझे अपनी फ्रीलांस जॉब दोबारा कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे फ़ारिग कर दिया है ना? फारिस की मुस्कुराहट गहरी हुई। और तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया है, सादी ने लुकमा दिया, और तुम्हें इन 3 कपड़ों में सड़क पे धकेल दिया है। फारिस कहने के साथ हंस दिया था। अहमद ने संजीदगी से कहना चाहा, उन्होंने बहुत सलीके से मेरा इस्तीफ़ा वसूल किया, मेरे चेक क्लियर किए और फिर तुम्हें बाहर धकेल दिया। हा। वो गर्दन पीछे फेंक के दिल खोल के हंसा था। साथी भी मुस्कुरा के घूंट भरने लगा। एक्सक्यूज़ मी, इतना फ़नी क्या है इसमें? अहमद दांत पे दांत जमाए खफगी से बोला था। फारिस ने हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाया, फिर सादी की तरफ चेहरा मोड़ के कहने लगा, यार मुझे कोई चंद दिन पहले जॉब लॉस कह रहा था और ये भी कह रहा था कि वो कारदार्स के साथ काम करके बहुत पैसा बना रहा है। सादी तेज़ी से बोला, और ये कि हम उसकी तरक्की से चल रहे हैं, और मैंने सुना है वो कारदार्स के लिए किए गए अपने सारे काम जस्टिफाई भी कर रहा है। सादी उसके फ़िक्रे मुकम्मल कर रहा था। और मैंने उसे कहा कि कारदार्स की नौकरी छोड़ो क्योंकि ये तुम्हें इस तरह एक दिन पटक देंगे। तो उसने कहा कि वो खावर की जगह ले चुका है और अपनी प्यारी मालकिन के लिए नागुज़ीर हो चुका है, और वो बड़ी डिज़ाइनर शर्ट्स और सिल्क टाई पहनने लगा था। जूते भी बड़े चमकदार होते थे मामू, हमें तो अपनी शक्लें भी उनमें साफ नज़र आती थीं। और आज वो भी जॉबलेस हैं, बिल्कुल हमारी तरह। और वो दोनों हाथ पे हाथ मार के कहकर लगा के हंस पड़े थे। इतने अरसे बाद सादी इतना खुल के हंसा था। अहमद ने ये सारी बकवास बहुत खामोशी से सुनी और बर्दाश्त की थी। फिर तहम्मुल से बोला, थैंक यू वेरी मच काजी, बहुत नवाजिश आपकी, लेकिन मैं उनकी जॉब वैसे ही छोड़ देता, मेरा मकसद तो पूरा हो चुका था। यार सादी, वो क्या चीज़ थी खट्टी सी इस कहानी में? वो थोड़ी को नाखून से रगड़ते मुस्कुराहट दबाए सादी से पूछने लगा। अंगूर मामू, अंगूर। वो अब आखिरी घूंट भर रहा था। हाँ सही, अच्छा तुम क्या कह रहे थे? फिर अमर की तरफ मुतवज्जह हुआ। सादी अब रुख फेर के बैठा चीनी औरत को दोबारा से हदायत देने लगा था। मैं कह रहा था कि दांत पे दांत जमाए वो बर्दाश्त से बोला था कि इस आदमी का पता चला, वो चश्मे वाला, सिर्फ इतना पता चला कि वो एक गोश्त है। फारिस संजीदा हुआ। अमर तवज्जो से सुनने लगा। उसकी तस्वीर रिकॉर्ड में नहीं है, उसके फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड में नहीं है, वो अदालत में दाखिले के वक्त जो आईडी कार्ड दिखाता है वो भी जाली है। मेरा ख्याल है ये वही आदमी है जिसने सादी का पासपोर्ट हाशिम को दिया है, और हमारा मेमोरी कार्ड भी उसके पास है। क्या ये हाशिम के लिए काम कर रहा है? सादी ने गर्दन फेर के पूछा था। हाशिम उसको नहीं जानता, अहमद ने नफ़ी में सर हिलाया था। उसके किसी अंदाज से शनासाई की ज़रा सी झलक भी नहीं दिखती। ये आदमी कोई तीसरा फरीक है, और ये तीसरा फरीक हाशिम की मदद कर रहा है सादी को दहशतगर्द साबित करवाने के लिए। फारिस सोचते हुए बोला था, ये यकीनन हमारा कोई दुश्मन है। मेरा तो नहीं हो सकता। हाँ, आपके काम ऐसे होते हैं दुश्मनी वाले, सादी ने शाने उचका के कहा था। फारिस ने बस घूर के उसे देखा। वो सही कह रहा है, ये तुम्हारा कोई जेल का दुश्मन हो सकता है। मैं किसी का चेहरा नहीं भूलता, और ये आदमी जेल में नहीं था मेरे साथ, तो हो सकता है कि किसी और के लिए काम कर रहा हो, मगर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम्हारे घर में उसके लिए कौन काम कर रहा है। हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है, सादी ने तेज़ी से उसकी बात काटी थी। फारिस अलबत्ता खामोशी से कुछ सोच रहा था। सादी, मैं तुम्हारी फैमिली की बात नहीं कर रहा, कोई मुलाजिम, कोई हमसाया, कोई कॉलोनी की किसी शॉप वाला, कोई भी हो सकता है। हो तो सकता है, फारिस ने कहा तो सादी ने कदरे बरहमी से उसे देखा। हमारे घर में कम से कम ऐसा कोई नहीं है जो मुझे दहशतगर्द साबित करवाने की कोशिश करे। कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? रेस्टोरेंट के मुलाजिम भी बहुत पुराने हैं, घर के मुलाजिमों की तो बात ही ना करें, हम उन सब को जानते हैं। जानते तो हम हाशिम को भी थे, वो उदासी से मुस्कुरा के बोला था। साथी चुप हो गया।
ٹھیک ہے سعدی، ہم کسی کے بارے میں خواہ غلط گمان نہیں کریں گے اب، مگر ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے۔ اوکے، اور یہ مت بھولنا کہ ہم اس سچویشن میں اس لیے ہیں کیونکہ تم نے اپنا پاسپورٹ لاپرواہی سے پھینک دیا تھا، وہ سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ سعدی خفیف تھا، سو گردن موڑے چینی عورت کا کام دیکھنے لگا۔ فیس کٹ ذرا گول تھا، ہاں کچھ اس طرح کا۔ نہیں، تھوڑا کم کرو۔ تو پھر فارس نے مسکراہٹ دبا کے احمر کو دیکھا۔ تم آج کل بے روزگار ہو اسٹپنی؟ ہاں بالکل، سوچ رہا ہوں جیل چلا جاؤں، وہاں 2 وقت کی روٹی تو مل ہی جاتی ہے، وہ جل کے بولا تھا۔ فارس ہنس کے سر جھٹکتا اپنا موبائل نکال کے دیکھنے لگا۔ سعدی اب چینی عورت کو مزید ہدایت دے رہا تھا اور وہ اسی طرح اسکیچ بناتی جا رہی تھی۔